नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम आज इसमें कैलकुलेटर का प्रयोग देखेंगे और उसको आपके जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे और आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसमें 5 नंबर फिक्स है दोस्तों। तो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 5 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है, इसको आपको अच्छे से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा आपके कार्टेशियन फॉर्मेट्स में और आपके रेक्टेंगुलर फॉर्मेट्स में। बहुत बच्चे मेरे बोल रहे थे कि सर ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिन लोगों ने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में आए हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, और जो 11वीं और 12वीं पढ़ के आए हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। आप शॉर्टकट लोगे परेशानी तो होगा जी। अब शॉर्टकट के मतलब खेते खेत रेंग देता है, तकलीफ तो होबेच करिए। तो शॉर्टकट कभी नहीं लेना है लाइफ में। अब आगे हैं तो करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट ले डाले तो धीरे धीरे चल के आए चला पड़ी मुँह पे ऐसे शॉर्टकट ले खेते खेत रेंग दे रहे हैं, ले देख बाचे रहें गिरे। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट सही रास्ता लेना है। चलिए दोस्तों क्लियर करते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बात किसकी करेंगे, कैसे हम प्लस नॉर्मल पहले सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको फिर से बता रहा हूँ कि Z बराबर आपको कॉम्प्लेक्स है तो A प्लस I टाइम्स ऑफ B लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम यहाँ पर इस I के जगह J लिखते हैं, A प्लस J टाइम्स ऑफ B। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, बाकी आपके जो एनालिसिस है वो सेम। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक इसका मतलब क्या होता है आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्मेट में उनके बारे में बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज कई बार होता है, तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ी का वो यूज करता हूँ, तो इसको एंजॉय कीजिए। ए, तो ये जो है हमको इसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट, है ना। तो रियल पार्ट होता है हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक भाग। और ये होता है हमारा काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग मतलब होता है इमेजिनरी, हिंदी में बोलते हैं उसको इमेजिनरी। तो इमेजिनरी क्या चीज है और रियल क्या है? जैसे कि अभी आप जो अपने आसपास देख पा रहे हैं, आपके घर में टीवी, कुर्सी, टेबल जो भी दिख रहा है आपको, लोग दिख रहे हैं, दैट इज रियल वर्ल्ड्स। अब रियल वर्ल्ड के अलावा एक आपका दिमाग में चलता है ना, हो सकता है कोई हो ख्यालों में, जिसके ख्यालों में आप खोए रहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसके तरफ है। तो वो केवल दिमाग में है, तो अपने दिमाग को सही चीज़ों के बारे में आप ट्रेन कीजिए, गलत चीज़ों के बारे में नहीं। आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं, ये फैक्ट चीज़ है। अगर आप अच्छा आदमी बनने के सोच लिए, मेरा टॉप करना है सोच लिए, तो टॉप जरूर करेंगे। अगर मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ ऐसा सोच ले, तो भगवान के तथास्तु रहते एकदम हमेशा। कोई भी देवी देवता देख पे ऐसे रहते तथास्तु, मतलब जो सोचोगे वो बन जाओगे। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। तो ये सोचिए कि मेरे को आता है। तो देखिए, तो जो भी चीज आप सोचते हैं आपके दिमाग में है, रियल वर्ल्ड में नहीं है, दैट इज कॉल्ड काल्पनिक। जैसे किसी भी संख्या a का अगर वर्ग करूंगा तो भी आएगा, a आएगा। -a का वर्ग करूंगा, इसके जगह कुछ भी लिखूंगा तब भी आएगा। जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन हम एक ऐसी संख्या मान लिए j² जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक होता है, तो ये एग्जिस्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, केवल हमारा इमेजिनेशन है। तो यही हमारा क्या है, पूरे फसाद की जड़ है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसी के कारण करते हैं हम लोग।
एक जे के कारण, यही आदमी है। तो जे बराबर होता है रूट ऑफ -1। एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, आपको सिखाना है, मेरा अल्टीमेट काम है आपको सिखाना। तो ये जे बराबर रूट ऑफ -1 याद रखेंगे। तो इस टाइप का जो है उसको कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। अब जैसे कि इसका मतलब क्या है, कार्तीय का मतलब क्या है और पोलार का मतलब क्या है, इसको मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ। जैसे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक, और ये है हमारा वास्तविक, रियल। तो रियल को हम एक्स एक्सिस में शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, और इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग इमेजिनरी को शो करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट रखा हुआ है, यहां पर इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है मान लेता हूं, चलिए ये एक पॉइंट है इस तरीके से। तो इस पॉइंट तक मेरे पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन 0 0। तो इस पॉइंट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? इस पॉइंट से एक सीधा सीधा यहां तक पहुंचिए, यहां तक, और यहां के बाद टर्न ले लो, यहां पहुंच जाओगे। तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, एक तरीका हो गया इस तरीके से पहुंचने। और एक जन ने क्या बोला कि भाई यहां से इतना डिस्टेंस लो, इतना दूरी तय करो, x दूरी, और यहां से y दूरी तय करो, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। वहीं पर एक आदमी आपसे बोलता है कि भैया आप ऐसे मत कीजिए, इस पॉइंट से इतना डिग्री घूम जाइए और इतना दूर चलिए, जो कि आपका बराबर होता है रूट ऑफ x² प्लस y²। तो दैट इज कॉल्ड पोलार फॉर्मेट। अगर इतना डिग्री से घूमिए और इस तरीके से चलिए, तो ये जो फॉर्मेट है, इसको इस तरीके से जो गए वो उसको बोलते हैं हम लोग पोलार फॉर्मेट, ध्रुवीय रूप। और आपने एक्स ऐसे चला फिर ऐसे चले, तो दैट इज कार्तीय रूप। पहुंचोगे तो वहीं, तो मार दे के ढकेल दे के बातें, मार दे के ढकेल दे के बातें। तो जैसे एक्स और वाई जो है, इसका कार्टेशियन फॉर्मेट में जो वैल्यूज है, वो आर और थीटा जो है वैल्यूज चेंज नहीं होगी, उसका जो मतलब है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 1 + j√3, इसका मतलब क्या है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, या इसको जे एक्सिस भी बोलते हैं, ये हमारा रियल एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे हमको पहुंचना है, तो यहां से आपको एक यूनिट चलना है, एक यूनिट यहां तक चलना है। इसके बाद आपको यहां से यहां तक, यहां मान लेते हैं इसको, √3 इस तरीके से चलना है, तो इस पॉइंट में पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड 1√3। एक्स को पहले लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। अब इसके बाद तो ये इस पॉइंट में पहुंच गए, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 1 + j√3, पॉइंट मिल गया आपने को। अब इसी को कोई आदमी मेरे को बोलता है कि भैया आप यहां से इतना एंगल लीजिए और यहां पहुंचिए इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये आर होगा। तो ये आर का मतलब क्या होता है, √a² प्लस b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1 + 3, दैट इज इक्वल टू 2। मैं बोलूं कि 2 मीटर भैया सीधा चल लो इस तरीके से, इतना एंगल, और एंगल कितना ले लो, यहां से tan−1 √3/1, इसका मान अगर आपको जानकारी में होगा तो π/3 इसका वैल्यू होता है, दैट इज 60 डिग्री। तो 60 अंश घूम जा भाई, तय कर ले इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमो और 2 मीटर चलो, आप उस पॉइंट पे पहुंचो। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्टेशियन फॉर्मेट और एक होता है हमारा पोलर फॉर्मेट। तो ये जो मैंने आपको बताया, इतना डिग्रीज घूमो इतना चलो, तो दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्मेट। तो किसी भी चीज को पोलर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, r बराबर a² प्लस b² का रूट और थीटा बराबर tan−1 b/a। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं पढ़ पाए उस समय में तो भी पढ़ेंगे। आपने उस समय गलती की थी तो लाइफ आपको चांस दे रही है सुधारने का, आप सुधारिए और चीज़ों को सीखिए। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर, तो आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या है, आभासी काल्पनिक संख्या क्या है, इस तरीके से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए।
तो ये मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनको हमको चेंज करना है पोलार में और रेक्टेंगल में। तो आपको इसके लिए बस ये जो मैं बता रहा हूं आगे उसको ध्यान में रखना है। किसी भी चीज को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें आपको मैनुअली याद रखनी पड़ती हैं। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरीके से। तो आपने बचपन में पढ़ा है जो राइट हैंड साइड है मेरा, ये जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो जो राइट हैंड साइड है मेरा इस तरीके से, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड हमेशा निगेटिव होता है। मैं बोलूँ कि आपका कौन से हाथ में ज़्यादा ताकत है? अगर जितने लोग राइटी लोग हैं, खब्बू युवराज सिंह जैसे लोग, उनकी बात नहीं करूँगा मैं, है ना। युवराज सिंह जब लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंड में ज़्यादा ताकत है, सर कर दी। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो राइटी लोग हैं, तो राइट हैंड में ज़्यादा पावर आता है, इसलिए प्लस, लेफ्ट हैंड में कम आता है इसलिए कम, माइनस। उस तरीके से अप साइड और डाउन साइड, तो प्लस और ये माइनस, इस तरीके से। तो ये हमारा एक्सिस है, जे एक्सिस, या इसको बोलते हैं ये जे एक्सिस है इस तरीके से। तो इधर प्लस जे होगा तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस जे हो जाएगा। तो अगर ये प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा, इसको बोलते हैं प्लस प्लस। और ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है माइनस प्लस। और ये हमारा फिर से, ये दोनों माइनस है इसलिए माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस कोऑर्डिनेट्स है। तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। बस आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से याद रखने हैं, बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कोई सिस्टम मेरा यहाँ पर जैसे a प्लस आई बी लिखा हुआ है या जे बी लिखा हुआ है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। आपका इस तरीके से लिखा हुआ है a माइनस ए प्लस जे रूट जे बी लिखा हुआ है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। माइनस ए माइनस जे बी लिखा हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। और a माइनस जे बी लिखा हुआ है तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। जब भी आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा तो इसके लिए r का मान आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा का मान इसके लिए हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके लिए आपका r का मान तो सेम होगा, चेंज नहीं होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए थीटा का मान देखिए, ये जो थीटा है इसको 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 माइनस tan इनवर्स b बाई ए। 180 से कम है, देखिए ये 90, 180 से कम है, तो 180 माइनस थीटा। यहाँ पर r का मान आपका सेम रहेगा, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस tan इनवर्स b बाई ए। और इसी तरीके से यहाँ पर r का मान आपका सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 10 माइनस, या माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स b बाई ए। तो ये टेबल आपको नहीं भूलना है, टेबल आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो टेबल मैं बनवाया हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया हूँ, इसको जैसे ड्रेसिंग टेबल होते हैं तो उनके समर्थक जी हम पाउडर वाउडर लगाते हो, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ऐसे चुप करके घूमते है ना ड्रेसिंग टेबल, उसके जस्ट बगल में लगा देना। जितने बार चेहरा देखोगे उतने बार इसको भी देखोगे तो याद रहेगा। कोई भी चीज़ हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं तो हमको याद रह जाता है। जैसे आप अपने घर का रास्ता नहीं भूलते, क्योंकि आपने उस रास्ते में 100 बार, 1000 बार, लाखों बार आपने गए हैं, इसलिए आप नहीं भूलते। अगर आप नए शहर में चले जाएंगे तो वही रास्ता आपको याद नहीं रहता, गूगल मैप में देखा रहे कत दूर है, कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको अगर यूज टू हो जाएंगे इसके तो बहुत आसान लगेगा। कुछ दिन लगेगा हैबिट डालने में, फिर आपको याद हो जाएगा। मैं कभी नहीं भूलता। जैसे मुझको रात के 12 बजे उठा के पूछे सर ए कौन सा एक्सिस में रखो, माइनस ए प्लस आई बी है, तक उसका एंगल कितना होगा, तो 180 प्लस tan इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से तुरंत बताया, शुद्ध। नींद में भी कहीं पर भी ये याद हो गया, यूज टू हो गए, इसके घोल के पी दे सीधा सब चीज़ होगा, तभी तो याद होगा ना यार, तभी तो दूसरे से अलग हो गया, है ना। बहुत लोग बोल रहे सर कठिन लग रहा है। कठिन और सरल में देखिए अंतर है दोस्तों, जो आपको आता है वो सरल है, जो नहीं आता वो कठिन। तो ये अंतर को स्पष्ट करिए।
और मेहनत कीजिए। अगर आप केवल बातें करेंगे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा आपको। बात करने से कुछ नहीं मिलता है ना, चारी चुगली करे से कुछ नहीं मिलता। लाइफ में करल पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर कमाना है आपको तो, है ना, तो बिना मेहनत के मिल जाती ना जी, तो सब के सब कलेक्टर होती है ना, और गाड़ी कौन चलाई फिर, है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है चीज़ें, यहाँ तक कंप्लीट है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूँगा कि हम एंगल्स को कैसे लेंगे। जैसे मैंने आपको, जैसे a प्लस आई बी की जगह मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 + j√3। अभी आपको बता चुका हूँ मैं, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। कौन सा कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो r का मान क्या हो जाएगा? √a² + b²। b का स्क्वायर मतलब 3, √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स √3/1 दैट इज इक्वल टू π/3। अब जिसको भी ये नहीं आता, यू हैव कैलकुलेटर इन योर सेमेस्टर एग्जाम। में अभी कॉम्पिटिशन की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सेमेस्टर में आपके पास कैलकुलेटर होता है। जिसको याद नहीं है उसके लिए अंतिम ऑप्शन तो यही है ना, नहीं तो याद कर लो। तो ये देखिए, ये आपका कैलकुलेटर है, इस तरीके से दिख रहा है। तो आप इसमें यदि ये मोड है, मोड को दबाएंगे। मोड को दबाने से आपको 2 नंबर पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो 2 को दबाएंगे, 2 में आप कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ये मोड को दबाए, मोड में आपको दिख रहा है 2 में आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, 2 को दबा दीजिए। उसके बाद आपको निकालना है इसका रूट, तो 1 + √3 का स्क्वायर 3 करेंगे तो ये इस इक्वल 2 दे देगा, इस तरीके से। जिसको भी तकलीफ हो रहा है, कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए 10 लिखा है इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा है, तो शिफ्ट, ये देखो शिफ्ट दबा के 10 को दबाओगे तो इनवर्स निकलता है। देखिए 10 इनवर्स निकल रहा है, 10 इनवर्स निकलता है। तो 10 इनवर्स आपको ज्ञात करना है कितना है, यहाँ जो लिखा है उसको लिख दीजिए, √3/1। तो ये इक्वल टू दबाएंगे तो आपका इस तरीके से ये डिग्री में आपका आंसर दे देगा। इसी को आप सेट करेंगे शिफ्ट मोड, शिफ्ट दबा के मोड दबा के, तो आपको पूछेगा कामा चाहिए तोला, तो बताइए डिग्री में चाहिए, डिग्री में आ जाएगा। शिफ्ट मोड, इसी में अगर आप 4 नंबर को दबाएंगे तो 4 नंबर में लिखा है RAD, RAD का मतलब होता है रेडियन, तो 4 नंबर को दबाएंगे और फिर इक्वल टू करना। देखना ध्यान से, अभी 60 लिख रहा है, अब देखना जादू, π/3 लिखा तो देखे जादू। ये भावना नहीं समझे जी, मशीन है, मशीन मेरे को आंसर चाहिए दो, नहीं सीखेगा भैया, मशीन है, भावना को नहीं समझता। जो वैल्यूज पुट करोगे वो आंसर तुमको देगा। ठीक, तो ये π/3 याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, अब उसको नहीं चला सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है ना पढ़ने लिखने का। उसके बाद भी अगर नहीं जान पाते तो कोई मतलब नहीं पढ़ने लिखने का, बोरिया बस तक पकड़ो और खेत में लुए जाओ आप, है ना, कांदी वांदी। z = -1 + j√3। ठीक, इसको करना है तो देखिए -+ j√3 दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो r का मान आपका चेंज नहीं होगा, तो -1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। थीटा का मान यदि आपको निकालना है दैट इज tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पर निकालना है तो क्या होता है इसका, थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 180 - tan इनवर्स b/a √3/1। तो क्या हो जाएगा 180, मतलब इसका अभी मान निकाला हूँ π/6 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब 120 डिग्री। अब 120 डिग्री इससे कितना गुना है जी, 2 गुना है, तो इसको 2π/3 लिख सकता हूँ। जिसने भी नहीं देखा है, बिल्कुल जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स बेसिक्स के, उसको पढ़िए, आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से निकालना है, तुरंत आ जाएगा आंसर। हाँ, तो ये हो गया एक तरीका। अब उसके बाद आपको चेक करना है, शिफ्ट कॉम्प्लेक्स में दबाएंगे, मोड करेंगे इस तरीके से, उसके बाद इसको नीचे बटन दबाएंगे 3। अब इसको पूछेगा 3 कॉम्प्लेक्स, तो 3 कॉम्प्लेक्स को दबाइए। इसके बाद पूछेगा तुमको आंसर कामा चाहिए भैया, तो कहा था कामा चाहिए, एमा चाहिए, a + IB के फॉर्म में चाहिए कि r और थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो आप इसको सेट कर सकते हो किस में फॉर्म में चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम आपको सेट करना पड़ता है
2 में, तो 2 को दबाएंगे इस तरीके से। तो ये सेट हो चुका है आपका रेडियंस में। जिन लोगों को समझ नहीं आया वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट अगर इसको लिखते हैं -1 प्लस √3, बस आपको यहाँ पर i को पीछे में लिखना पड़ता है। मशीन एंड भावना नहीं समझे ना जी। अब इस तरीके से लिखे, देखिए -1 प्लस j√3। अब ये जो इक्वल टू वाला बटन को ऐसे दबाएंगे तो ये आपका डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से। देखे जादू, जादू देखा है ना, देखे जादू, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया ना इतना। तो ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट करके एग्जाम में लिखोगे तो डायरेक्ट 0 भी देगा, है ना। तो कन्वर्ट ऐसे करेंगे, आपको आंसर चेक करना है, ऐसे कर सकते हैं। भावना को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। इधर उधर करोगे तो तुम लोग जानना है ना, मैं अपना समझा दे रहा हूँ कि भाई कैलकुलेटर कुछ प्रयोग भी सिखा रहा हूँ, और बात भी नहीं सीखिए तो कल लौटी वोटी रहते सुना भी बता देते हैं ना। कॉलेज नहीं लगा तो शुक्र मनाओ, ठीक। अब थर्ड देखते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक लेते हैं -1 - j√3 = z मान लेते हैं। इसको r बनाएंगे तो r का मान सेम होगा, चेंज नहीं होने वाला है, सेम जैसा था वैसे रहेगा। थीटा बस आपका 180 प्लस हो जाएगा, तो थीटा = 180 प्लस tan इनवर्स √3/1 करेंगे, दैट इज 180 प्लस 60 डिग्री, दैट इज 240 डिग्री। 240 को लिखते हैं 4π/3। देखिए 120 का 120 बराबर 2 गुना है, और 2 गुना कितना गुना है इसका, 2 टाइम्स है, तो 2π/3 को 4π/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से z = अगर 1 - j√3 है इतना है, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। इसका r का मान 2 ही रहेगा, थीटा का मान आपका -60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज -π/3। इस तरीके से आपको लिखना है। सेम चीज़ है, मैंने एक एग्जाम्पल से आपको इस टेबल को समझाया। और इसको अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखते हैं तो आपका आंसर आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जैसे इसमें आपने लिखा -1 - j√3, है ना, इस तरीके से लिखा। अब इसने आपने इक्वल टू द बटन दबाया, देखिए आपको तुरंत आ गया -2π/3। -2π/3 लिखिए चाहे 240 लिखिए, बात है मार दे ढकेल दे के पास, देखो इस तरीके से है। तो ये यहाँ से 240 डिग्री है, तो यहाँ से नापोगे तो -120 है, तो -120 लिखो चाहे 240 लिखो, बात एक ही है ना। और उसके बाद आपका 1 - √3 ENG को दबाओगे j आ जाता है। इस तरीके से 1 जो लास्ट वाला सॉल्व किया हूँ, अब इसको इक्वल टू बटन को दबाओगे इस तरीके से, तो आपका तुरंत आंसर दे देगा -π/3 R2 और ये π/3। तो ये मशीन है साहब, भावनाओं को नहीं समझता, तो आपको तुरंत इस तरीके से बनाना है। तो मैंने यहाँ तक आपको कुछ बेसिक आइडिया दिया कि हम वेक्टर्स को कैसे पोलार में चेंज कर सकते हैं। अब पोलार को कैसे वेक्टर में चेंज कर सकते हैं ये भी बताऊँगा मैं अभी आपको, इससे हम ये कैसे चेंज करते हैं। पहले मैंने आपको एक जो सिस्टम है हमारा, जो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, कार्तीय निर्देशांक बोलता है। अभी कार्तिक के महीनों चला थे, कार्तिक नहा जाता है सुबह सुबह, कार्तिक महीना, कार्तिक निर्देशांक को हमने चेंज किया ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर बियर जानते हो ना, इस टाइप से। बियर पिए वाला नहीं भैया, पोलर बियर मतलब ये होता है बियर, ये वाला नहीं है ना, जो भालू थे इस टाइप का, ऐसे भालू थे ऐसे करके ना, भालू थे इस टाइप का है ना, तो वो भालू वाला है, सफ़ेद वाला भालू पोलर बियर उसको बोलते हैं ना। इस तरीके से हो गया, तो यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमको जो बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स है वेक्टर से रिलेटेड उसको करना है। जैसे कि अपना प्लस माइनस गुणा भाग, जीवन एक गणित है। दोस्तों को जोड़िए, दुश्मनों को घटाइए, अच्छाइयों को गुणा कीजिए और बुराइयों को भाग दीजिए। लाइफ इज मैथ्स, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, आपको कैसे करना है। तो यहाँ दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं z1 बराबर a1 प्लस jb1, z2 बराबर है a2 प्लस jb2।
इसको मेरे को जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो देखिए आपको सिखाया होगा रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं, तो रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 जे B1 प्लस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे Z1 प्लस Z2 का, आपका अंडर रूट हो जाएगा A1 का स्क्वायर A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 का स्क्वायर। अब इसका आप एंगल निकालेंगे Z1 प्लस Z2 का, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो B बाई A होता है, इस तरीके से आप निकालेंगे। अब ये जो है इस तरीके से आपको जोड़ना है दोस्तों, नॉर्मल चीज़ है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, इसका मतलब क्या है? इस तरीके से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में हमको समझना है। तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, 0 0 पॉइंट है। अब ये जो है Z1 जो है ये हमारा इस तरीके से A1 है ये, और ये B1 है मान लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पर करीब है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा A1 वेक्टर। ये हमारा इस तरीके से है, इस तरीके से A1। तो ये जो है हमारा Z1 है इस तरीके से। और इसी तरीके से सिमिलर वे हम जाएंगे तो ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा Z2 है इस तरीके से। अब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल देखिए ध्यान से, जो ये वाला वेक्टर है इसको इसके पैरेलल ले जाके जोड़ना है। तो ये इसके पैरेलल ले जाके आपको इसको जोड़ना है इस तरीके से। अब ये जो है ये इसके पैरेलल ले जाके जोड़ेंगे इस तरीके से। अब ये जो है इसके बाद इसके पैरेलल इसको जोड़ना है, इसके पैरेलल इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से वेक्टर, इस तरीके से। अब इन दोनों का हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट इस तरीके से कुछ बनेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से हमारा बनेगा इस तरीके से। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इस तरीके से। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर Z1 प्लस Z2 बना, जिसके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स देखिए इसके क्या थे? A1 B1 थे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं A2 और B2 थे। ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे तो A1 प्लस A2 और हमारा B1 प्लस B2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है A प्लस B का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको बनाना है ग्राफ को पूरा को, इस तरीके से। अब चलिए सिमिलर वे में एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 2 प्लस J3 है और इसका मान 1 प्लस J4 J1 है। तो A1 प्लस A2 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए 2 प्लस J1 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस J4। तो इसका जो है जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये इस तरीके से बना है 4 प्लस 4, तो इसका रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका एंगल निकालेंगे तो डेट इज tan इनवर्स 4/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। ठीक, तो 45 डिग्री मतलब कितना हो गया? π/4 इस तरीके से। ठीक, तो π/4 मतलब इतना हो गया।
अब इसमें सेम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आपको एडिशन करना है वेक्टर्स का। यहाँ तक आपको चीज़ों को कंप्लीट रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीखेंगे सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। दुनिया गोल है, जोड़ घटाव से ज़िंदगी ने हमने चालू किया था, फिर जोड़ घटाव में पहुँच गए। ठीक है, तो चलिए इसमें Z1 अब माइनस करना है, माइनस माइनस कर दीजिए, Z1 माइनस Z2, यहाँ से क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस JB1 माइनस B2। इसका अगर आपको मॉड निकालना है तो मॉड Z1 माइनस Z2 करेंगे तो इसका मान आपको निकल जाएगा अंडर रूट A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर। एंगल ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स B1 माइनस B2 बटे A1 माइनस A2, इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ का बनाना है कि A1 माइनस A2 कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर देखिए, यहाँ पर हमारा वेक्टर ये Z1 है और ये हमारा मान लेते हैं ये इस तरीके से Z2 है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, Z1 माइनस Z2 करना है। तो Z1 प्लस ऊपर में है तो Z2 हमारा नीचे में कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से जो चीज़ हमने प्लस में किया है उसके जस्ट अपोजिट करेंगे इस तरीके से, तो उसके जस्ट अपोजिट में नीचे में आ जाएगा हमारा ये हमारा Z2। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे Z2। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, Z1 माइनस Z2 करना है। तो अब Z2 में Z1 को आपको जोड़ना है, तो कैसे करेंगे, इसके समांतर। देखिए ये जो वेक्टर्स हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, इसके समांतर आपको इसको जोड़ना है इस तरीके से। तो ये जो है जैसा दिख रहा है जिस एंगल में है उसको इसी एंगल में आपको इस तरीके से जोड़ना है। इस तरीके से, है ना। तो अब इसके जो समांतर है, ये जो समांतर है इसके समांतर आपको इसको जोड़ना है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये इसके समांतर इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा। और जहाँ पर ये दो पॉइंट्स इस तरीके से मिलेंगे, इस पॉइंट में, ये आपका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे Z1 माइनस Z2 से। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है। तो ये जो है हमारा जो होता है इस तरीके से बना, दैट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। और जो ये एंगल बनेगा इसका ये रिजल्टेंट एंगल होगा। ये एंगल है इसका, मान लेते हैं φ1 है, और ये जो एंगल है इसका φ2 है। तो ये जो एंगल होगा ये नया रिजल्टेंट एंगल होगा इस तरीके से। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। ये J एक्सिस है, ये प्लस J है, ये माइनस J है, इधर रियल है तो माइनस रियल लाइन है और ये प्लस रियल लाइन। तो इस तरीके से आपका क्लियर होता है और ये हमारा ओरिजिन है 0 0। तो ये जस्ट कुछ मैंने आपको बताया जिससे आप समझ सकें कि पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ना। तो अब आपको एक एग्जांपल लेके मैं और इसको क्लियर करूंगा इस तरीके से। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको लिया था 2 प्लस J3 लिया था, और मैंने लिया था वहां पर 1 2 माइनस J, यहाँ पर नया ले लेता हूँ 1 माइनस J√3 इस तरीके से, J2 प्लस J2। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा प्लस J।
इसका अगर आप रिजल्टेंट लेते हैं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। और इसका अगर आपको एंगल के फॉर्म में लेना है तो tan इनवर्स 1/1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4 रेडियन में। तो ये आपका इस तरीके से वेक्टर डायग्राम बनता है। तो आपको मैंने आज आपको प्लस और माइनस के बारे में बताया। इसी प्रकार से हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेम चीज अगर आपको कैलकुलेटर में करना है, मैंने आपको इस तरीके से लेंदी वे में बताया। अगर आपके एग्जाम में सेमेस्टर एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 5 नंबर से पूछा कि Z1 + Z2 को बताइए कैसे होगा, तो आपको इस तरीके से बताना है 5 नंबर में। अगर आप कहीं पर न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, तो वहां पर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 + Z3, तो 2 + 3J लिखेंगे यहाँ पर, प्लस इसके पहले प्लस किए थे हमने, तो 2 + J1 किए थे, इसके पहले हमने ये किया था। इसके बाद अगर डायरेक्ट आप इस बटन का इक्वल टू दबाएंगे तो आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर से मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाता है। जब भी आपको कैलकुलेटर में आप इससे चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। मैं आपको बार बार अवेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि ये कैलकुलेटर नाम की चीज़ नहीं होती, वहाँ पर हम सब भूल जाते हैं। तो भारी बड़ा स्कैम है ये। 4 साल इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर रहा, 3 साल डिप्लोमा में रहा, और उसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम में सरप्राइज, तो ये सब भूल जाते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी करके बता रहा हूँ मैं, 2 + 3J। अब इसको आपको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि ब्रैकेट माइनस मतलब खतरा दोस्तों, तो माइनस मतलब खतरा, तो माइनस को इस तरीके से आपको ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद 1 + 2J इस तरीके से आप इसको पुट करने आता है, आपको इस तरीके से पुट कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल टू का साइन दबाना है इस तरीके से। इक्वल टू का साइन दबाते साथ आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, जो कि आपका ये आंसर है 2 +। देखा जादू, तो कैलकुलेटर में आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कुछ बेसिक बताया, उसके बाद मैंने आपको उसके प्लस और माइनस का वेक्टर फॉर्म बताया, और यही चीज़ हम पैरेलल सर्किट में यूज करने वाले हैं, वेक्टर एडिशन। तो सेम चीज़ आपको याद रखना है, इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा अभी पैरेलल एनालिसिस। तो 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करते हैं कॉम्प्लेक्स को, और आपको सीरीज सर्किट में अगर कोई तकलीफ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।